गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? कैसा रहा संडे? बढ़िया। नींद ही नींद आती है संडे को। बढ़िया बेटा, ये तो अच्छी बात है। नींद आना भी एक गुड वो है, हेल्दी हैबिट है। ठीक है। नींद ना आना दिक्कत होती है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। नींद आना तो नेचुरल है। सरफेस नहीं आ रहा बेटा, टेस्ट में नहीं आया है सरफेस। आपको जो टाइम टेबल वो मिला है, सिलेबस मिला है, उस सिलेबस में देखना, जो सिलेबस में लिख रहा है वही आएगा। सिलेबस में नहीं लिख रहा तो नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। अगर सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं लिख रहा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नहीं आएगा। ठीक है, ओनली सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्कंदन कैसे किया जाता है ये सब देखा था, और फिर उसमें हार्डी शुल्जे का नियम भी देखा था, जो कि नियम ये बोलता है कि आयन की अगर आवेश बढ़ता जाता है तो उसकी स्कंदन करने की क्षमता बढ़ती है, तथा स्कंदन के लिए जो मात्रा आवश्यक होती है, जिसे हम स्कंदन मान से समझते हैं, वो घटता है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया था कि तो इसके आधार पर बिगिनर बॉक्स 3 में कुछ क्वेश्चन है, एक दो। ठीक है, दो क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है रक्षण क्षमता। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि स्कंदन कैसे किया जाता है। अब अपन ये देखेंगे कि स्कंदन को रोका कैसे जाता है। तो स्कंदन को रोकने का जो तरीका होता है वो ये है कि हमें पता है कि स्कंदन किया जाता है तब जब द्रव विरोधी जो सोल होता है उसमें कुछ वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं। तो वैद्युत अपघट्य मिलाने से स्कंदन हो जाता है। ठीक है, तो इस स्कंदन को रोकने के लिए, यानी वैद्युत अपघटन अपघट्य मिलाए और स्कंदन ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, द्रव विरोधी सोल में द्रव रागी सोल या द्रव स्नेही सोल मिला देते हैं। ठीक है, तो जो लायोफोबिक है उसमें लायोफिलिक सोल मिला देते हैं। अब क्या होगा, जो द्रव स्नेही सोल है वो द्रव विरोधी सोल के चारों तरफ अधिशोषित होकर एक परत बना लेता है। तो जैसे इसमें फोटो में नजर आ रहा होगा डायग्राम में, बीच में जो बड़ा कण है वो द्रव विरोधी सोल का है, जिसे हमें बचाना है अवक्षेपित होने से। इसके चारों तरफ जो छोटे कण नजर आ रहे हैं ये द्रव स्नेही सोल के हैं, जो कि चारों तरफ एक रक्षा परत बना लेते हैं। तो अब अगर वैद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा तो वैद्युत अपघट्य द्रव विरोधी सोल के संपर्क में नहीं आएगा। ठीक है, जो रक्षा परत है वो उसे बाहर ही रोक लेगी। तो इस प्रकार से द्रव स्नेही सोल द्रव विरोधी सोल के लिए क्या करते हैं, रक्षक कोलाइड का कार्य करते हैं। ठीक है, स्कंदन को रोकते हैं। तो इसके लिए मुख्यतः जो हम प्रयोग में लेते हैं वो रहते हैं, जैसे जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, गम हो गया, गोंद हो गया, एल्बुमिन हो गया, एग एल्बुमिन। ठीक है, ये मुख्यतः रक्षक कोलाइडों के लिए अपन प्रयोग करते हैं। ये तीन चार उदाहरण हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब जो आपके रक्षक कोलाइड हैं, यानी जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं, उनकी रक्षक क्षमता को मापने के लिए कि भाई कौन सा कोलाइड ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए एक मात्रा ज्ञात की जाती है, जैसे स्वर्ण संख्या कहा जाता है। स्वर्ण संख्या को समझें, जैसे मान लिया अपने पास एक गोल्ड का सोल है, ठीक है, 10 ml।
10 ml गोल्ड सोल, ठीक है। इसमें मान लिया मैं 1 ml NaCl मिला देता हूं, 1 ml NaCl विलयन, कितनी सांद्रता है, 10%। तो अगर मैं गोल्ड सोल में NaCl मिलाऊंगा तो निश्चित रूप से गोल्ड का स्कंदन होगा। तो मुझे इस स्कंदन को रोकना है। तो स्कंदन को रोकने के लिए जो गोल्ड सोल है उसमें पहले से कोई द्रव स्नेही सोल मिलाया जाता है। तो द्रव स्नेही सोल, ये जो द्रव स्नेही सोल की मात्रा मिलीग्राम में होती है, इसी मात्रा को क्या बोला जाता है, स्वर्ण संख्या, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 ml गोल्ड सोल में द्रव स्नेही सोल का कितना मिलीग्राम मिलाया जाए जिससे कि इसमें NaCl विलयन का 1 ml मिलाने पर स्कंदन ना हो सके, उसी को कहा जाता है स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या वास्तविकता में द्रव स्नेही सोल की मिलीग्राम में मात्रा को दर्शाता है, जो कि गोल्ड सोल के स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो स्वर्ण संख्या वास्तविकता में क्या बता रहा है, द्रव स्नेही सोल की मात्रा। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी दो द्रव स्नेही सोल हैं, ए और बी मान लिया। अब मान लिया द्रव स्नेही सोल जो ए है उसकी स्वर्ण संख्या ज्यादा है, बी की कम है। तो स्वर्ण संख्या ज्यादा होने का मतलब ये है कि मुझे ए की मात्रा ज्यादा मिलानी पड़ेगी स्कंदन रोकने के लिए। मात्रा ज्यादा मिलाने का मतलब है कि उसकी क्षमता क्या है, रक्षा करने की, कम है। तो जिस कोलाइड की रक्षा करने की क्षमता कम होती है उसकी मात्रा हमें ज्यादा मिलानी पड़ती है, और जिस कोलाइड की रक्षा करने की क्षमता अधिक है, यानी जो बहुत अच्छे से रक्षा कर सकता है, तो वो तो कम मात्रा में भी अपना काम कर देगा। तो कहने का मतलब है स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षा करने की क्षमता उतनी ही अधिक रहेगी, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक है। तो इसमें 4 उदाहरण दे रखे हैं। जेलेटिन है, अंडे की जर्द यानी एग एल्बुमिन होता है, इनकी स्वर्ण संख्या का मान दिया हुआ है लगभग में। तो सबसे कम स्वर्ण संख्या है जेलेटिन की, यानी सबसे अच्छा रक्षक कोलाइड जेलेटिन है। सबसे ज्यादा स्वर्ण संख्या है एग क्या बोलते हैं, पटेटो स्टार्च की, तो उसकी रक्षण क्षमता क्या होगी, सबसे कम, ठीक है। तो रक्षण क्षमता और स्वर्ण संख्या एक दूसरे के विपरीत तरीके से काम करती है। रक्षण क्षमता 1/, रक्षण संख्या यानी स्वर्ण संख्या, ठीक है। तो यही है, जिलेटिन और स्टार्च की क्रमशः रक्षण क्षमता क्या रहती है, अधिकतम और न्यूनतम, ठीक। तो ये जो टेबल है, टेबल से ही लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद बिगिनर बॉक्स 4, बिगिनर बॉक्स 4 देखें। बिगिनर बॉक्स 4 में पहला क्वेश्चन हल करें। पहला क्वेश्चन हल करें, पहला क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 4 का। परिभाषा को समझना है। 10 ml गोल्ड सोल में 10% NaCl का 1 ml विलयन मिलाने पर स्कंदन को रोकने के लिए जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसकी मिलीग्राम में जो मात्रा होती है उसी को स्वर्ण संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर मात्रा किस में दे रखी है, ग्राम में। तो देखिए परिभाषा के अनुसार 10 ml गोल्ड सोल है, 1 ml NaCl विलयन है, यानी सब कुछ परिभाषा के अनुसार है, लेकिन ये जो मात्रा है ये ग्राम में दे रखी है। तो मिलीग्राम में स्टार्च कितना होगा, स्टार्च बराबर 0.025 ग्राम है। मिलीग्राम के लिए 1000 से गुणा करते हैं यानी 25 मिलीग्राम, यानी स्वर्ण संख्या क्या हो गया, 25, ठीक है। 25 आंसर क्या रहेगा, थर्ड। इसी तरह से नीचे और भी हैं जो कि जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसी से संबंधित प्रश्न है ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस किस का आंसर आ गया था, ये 25, 25, ठीक है। बस मात्रा जो है वो ग्राम के बजाय किस में बदलनी है, मिलीग्राम में, इस प्रश्न में। चलिए आगे कोलाइडी के अनुप्रयोग देखते हैं।
तो अनुप्रयोग जो है, धूम्र का विद्युत अवक्षेपण, जो धुआं फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है, जो धुआं फैक्ट्रियों से निकलता है, उस धुएं को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे हानिकारक कोलाइडी के कण रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे हानिकारक क्या रहते हैं, कोलाइडी के कण। उन कोलाइडी के कणों को वातावरण में जाने से रोकने के लिए जो चिमनी होती है, उस चिमनी में पहले से हाई वोल्टेज की छड़ लगा देते हैं। ये हाई वोल्टेज की छड़ क्या करेगी, जब धुएं के कण जो कोलाइडी हैं, यानी जिन पर आवेश है, वो इस छड़ से टकराएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉगुलेट हो जाएंगे, यानी क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। और स्कंदित होकर वो नीचे अवक्षेप के रूप में गिरने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो वातावरण में हानिकारक कण जाने वाले थे, उन कणों को हमने क्या कर लिया है, रोक लिया है। ठीक है, तो ये पहला वो है अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है, जैसे अभी भी गांव में या बहुत सारी जगह फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, एलम का प्रयोग करते हैं जल को साफ करने में। तो जल क्या रहता है, नदी या कुएं का जो जल रहता है, उसमें भी बहुत सारे कोलाइडी रहती हैं, कोलाइडी पदार्थ रहते हैं, जो कि अशुद्धियों के रूप में रहते हैं, उन्हें हमें हटाना होता है। और अशुद्धियां यानी कोलाइड को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्कंदित कर दीजिए। तो इसलिए फिटकरी को एक कपड़े में बांधते हैं और उसको थोड़ा घुमा देते हैं उस जल में। तो उससे क्या होगा, फिटकरी के जो आयन हैं वो विलयन में जाएंगे और क्या करेंगे, स्कंदित करना चालू कर देंगे। तो जो भी अशुद्धियां हैं वो थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती हैं स्कंदित होके, फिर उन्हें छान कर क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अगला अनुप्रयोग है औषधियों में। औषधि जैसे रहती हैं, जो लोशन रहते हैं, ठीक है, आंख में लगाने वाला फेमस लोशन है आर्जिरॉल। ठीक है, ये क्या रहते हैं, ज्यादातर ये कोलाइडी रहते हैं। ठीक है, और एंटीमनी का उपयोग कालाजार बीमारी होती है उसको रोकने में किया जाता है। गोल्ड का जो कोलाइड होता है उसका प्रयोग करते हैं इंजेक्शन के रूप में। ठीक है, तो कहने का मतलब है बहुत सारे कोलाइडी हैं जो क्या बोलते हैं, बीमारियों को रोकने में क्या करते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो औषधि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको साधारणतः विलयन के रूप में नहीं लेते, या तो कोलाइडी के रूप में लेते हैं या फिर निलंबन के रूप में। ठीक है, कारण यह है कि कोलाइडी के कण का जो क्षेत्रफल आता है वो क्या रहता है, अधिक रहता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक रहने से उसकी सतह पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो ज्यादा अच्छे से होती है। तो जो उपचार करना होता है उसमें जो अभिक्रियाएं होने वाली हैं उपचार में, वो आसानी से हो जाती हैं। इसीलिए ज्यादातर हम किसके रूप में प्रयोग में लेते हैं, कोलाइड के रूप में। अगला है चर्म शोधन। ठीक है, जो लेदर इंडस्ट्री होती है, चमड़ा उद्योग होता है, उसमें किया जाता है। जो पशुओं के, मृत पशुओं के ऊपर से जब खाल हटाई जाती है, तो जो खाल होती है उसमें आंतरिक सतह पर बहुत सारे कोलाइडी के कण रहते हैं। ठीक है, उनको हटाना होता है। तो उसके लिए, हटाने के लिए क्या करते हैं, उसे टैनिन में भिगोया जाता है। ठीक है, तो टैनिन से क्या हो जाते हैं, कोलाइडी के कण अवक्षेपित होने लगते हैं। तो कुल मिला के जो कोलाइडी के कण है उन्हें स्कंदित करना है। तो स्कंदित करने के लिए जो खाल रहती है, जो पशुओं की खाल रहती है, वो धनात्मक आवेशित कोलाइड रहते हैं मुख्यतः उसमें। ठीक है, और टैनिन जो रहता है वो ऋणात्मक आवेश होता तो है। तो इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं। ठीक है, और या फिर कभी कभी ये भी करते हैं कि जो खाल रहती है, पशुओं की खाल रहती है, उस पे आवेश प्रवाहित कर देते हैं विद्युत धारा के द्वारा, उसके द्वारा भी उसको स्कंदित किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी कोलाइडी वाली अशुद्धियां थी आंतरिक सतह पर, वो सब हट जाती हैं और चमड़ा क्या हो जाता है, कड़क हो जाता है, यानी टफ हो जाता है थोड़ा। इसे चर्म शोधन कहा जाता है। इसमें कभी कभी क्रोमियम के जो लवण रहते हैं उनका भी प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो याद रखने वाले फैक्ट हैं ये। इसके अलावा साबुन और अपमार्जक, हमें पता ही है कि साबुन कैसे काम करता है मिशेल के निर्माण के द्वारा, तो ये वही सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद गोल्डन की पॉइंट है, जैसे ग्रेफाइट का जो कोलाइडी होता है जल में, ये एक बार एग्जाम में आए हैं फिर उसके बाद नहीं पूछे गए। तो ध्यान रख लेना कि इसको एक्वाडेक कहा जाता है। और जो जल में स्वर्ण यानी गोल्ड का जो सोल होता है वो पर्पल कलर का होता है, अगर कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अपन पर्पल ऑफ कैल्सियस कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट एडिशनली आपको याद रखने हैं। तो ये आपका कोलाइडी वाला हिस्सा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो है अपना
क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के बारे में। अच्छा, मैंने होमवर्क डिस्कस करने के लिए आज बोला था क्या? क्या मैंने कोई एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए बोला था क्या आज के लिए? ठीक है, ओके ओके, ठीक है, परेशान ना हो। ठीक, नो प्रॉब्लम। मॉड्यूल तो सबके पास होगा ही, आप सबके पास अभी सबके पास है ना मॉड्यूल? ठीक है, चलिए। वो क्या, एक्सरसाइज अभी अपने पास थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो एक्सरसाइज 2 बहुत छोटी सी है, तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन तो अपन क्लास में ही एक एक करके हल कर लेंगे, ठीक है ना? तो एक दो दो और तीन एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी। पांच पांच छह छह क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में और 3 में, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये उत्प्रेरक में ज्यादा समय लगेगा नहीं अभी। चलिए पहले उत्प्रेरक खत्म करते हैं। देखिए, उत्प्रेरक का कार्य क्या रहता है? उत्प्रेरक का कार्य जैसा कि अपन बहुत सी बार देख चुके हैं, ठीक है? तो उत्प्रेरक का कार्य क्या रहता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, ठीक है? तो ये हमें पता है। खास बात रहती है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और अभिक्रिया के पश्चात अपरिवर्तित रहते हैं। यानी अगर आपने अभिक्रिया में 1 ग्राम उत्प्रेरक का प्रयोग किया है, तो अभिक्रिया समाप्ति के पश्चात आपको 1 ग्राम उत्प्रेरक मिल जाएगा, ठीक है? उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, भौतिक अवस्था बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि उत्प्रेरक आपने ठोस रूप में डाला, बाद में आपको क्या मिले, द्रव रूप में, या आपने द्रव रूप में प्रयोग किया है तो गैस रूप में मिले, लेकिन मात्रा उतनी ही रहेगी, ठीक है? वो अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन के कारण अवस्था परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मात्रा में परिवर्तन नहीं है। तो ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये 2 प्रकार के रहते हैं, समांगी और विषमांगी, ठीक है? समांगी उत्प्रेरक जैसे बहुत आसानी से दिख रहा होगा, समांगी उत्प्रेरक नाम से क्या लग रहा है? इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? समान। उत्पाद की भौतिक अवस्था की तुलना नहीं करते, अपन किसकी तुलना करते हैं? अभिकारक और उत्प्रेरक। अगर अभिकारक और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में है तो समांगी उत्प्रेरण, और अगर भिन्न भौतिक अवस्था में है तो विषमांगी उत्प्रेरण। तो जैसे उदाहरण दे रखा है, जैसे लेड कक्ष विधि होती है, शीशा कक्ष विधि होती है, ठीक है? इसमें देखिए SO2 और O2 ये गैस है और NO भी गैस है, तो कैसी हो गई? समांगी। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो देखिए इसमें सुक्रोज है, ठीक है? ये जलीय विलयन होता है। H2O द्रव है और H2SO4 भी जलीय है, तो कैसा हो गया? समांगी हो गया, ठीक है? इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है? तो देखिए ये द्रव है, ये द्रव है, HCl भी, ठीक है? द्रव रूप में है, तो ये भी क्या हो गया आपका? समांगी हो गया। तो समान भौतिक अवस्थाएं रहेंगी, यानी या तो सब द्रव रहे या सभी गैस रहे। अभिकारक और अभिकारक और उत्प्रेरक अगर सभी द्रव हैं या फिर सभी गैस हैं, तो फिर क्या बन जाएगा अपना? उत्प्रेरक समांगी। लेकिन अगर भिन्न भौतिक अवस्थाएं हैं तो क्या होगा? विषमांगी। जैसे SO2 और O2 तो गैस है, प्लेटिनम ठोस है, ठीक है? तो विषमांगी हो गया। N2 और H2 गैस है, लेकिन Fe और MO देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? ठोस है, ठीक है? इसके अलावा H2O2 का विघटन है, तो देखिए ये द्रव है, प्लेटिनम ठोस है, ठीक? वनस्पति तेल द्रव है, हाइड्रोजन गैस है और निकल ठोस है, भौतिक अवस्था अलग है। CO गैस है, ठीक है? H2 गैस है, लेकिन कॉपर क्या होता है? ठोस रूप में होता है, तो ये भी क्या हो गया? विषमांगी। तो अगर अभिक्रिया में भौतिक अवस्थाएं हैं तो उन्हें देख के हम बता सकते हैं कि कौन समांगी होगा और कौन विषमांगी। इसके अलावा कुछ परिभाषाएं होती हैं जो उत्प्रेरण से संबंधित हैं, जिन्हें कि हमें याद रखना है। जैसे वर्धक यानी प्रमोटर। प्रमोटर ऐसे अवयव रहते हैं जो कि उत्प्रेरक की जो कार्य क्षमता है उसे बढ़ाते हैं, ठीक है? यानी एक तरह से उत्प्रेरक तो आपका मुख्य काम करेगा, यानी वो तो हो गया जैसे मजदूर, ठीक है? और जो वर्धक है वो क्या हो गया? मैनेजर टाइप का हो गया। तो मैनेजर का काम क्या है? जो मजदूर है उनसे अच्छे से काम करवाना है, ठीक है? तो प्रमोटर का काम भी यही है। प्रमोटर खुद अभिक्रिया की दर को परिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, ठेकेदार बोल सकते हो, ठीक है? तो प्रमोटर खुद अभिक्रिया की दर को नहीं बढ़ाता, वो क्या करता है?
जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है, यानी उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो वे पदार्थ जो स्वयं तो उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, इन्हें उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, या तो वर्धक कहते हैं, यानी मुख्य शब्द तो क्या है, वर्धक कहते हैं ना। जैसे आपने ये हेबर प्रक्रम पढ़ा होगा, Fe और MO डालते हैं इसमें, तो Fe तो मुख्य उत्प्रेरक है, लेकिन MO उत्प्रेरक नहीं होता। मॉलिब्डेनम जो रहता है वो आयरन की जो सक्रियता है उत्प्रेरक की, उसे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण ध्यान रखना कि इसमें MO वर्धक होता है और Fe उत्प्रेरक होता है। इसके अलावा होते हैं इनहिबिटर। ठीक है, अवरोधक। अवरोधक जो रहते हैं, पेज नंबर देख लो ना बेटा, पेज नंबर भी नहीं ढूंढ पा रहे हो क्या? लास्ट में है ये, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में। पेज नंबर नहीं दिख रहा है तो ये स्क्रीन पे ही देख लो, 179। बहुत बढ़िया मंटू बेटा, आप पेपर वो भी नहीं ढूंढ पा रहे हो पेज नंबर मॉड्यूल में, जबकि लाइन से चल रहा है पूरा चैप्टर पेज वाइज। 170 180 के आसपास होगा। देखिए, अवरोधक। अवरोधक जो रहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्टार्टिंग में ये बोलते थे कि उत्प्रेरक आपकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। ठीक है, तो जो ऋणात्मक उत्प्रेरक रहते हैं उन्हीं को हम अवरोधक बोलते हैं। ठीक है, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक रहते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, अवरोधक। तो अब कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग नहीं करते इनके लिए, अवरोधक शब्द का प्रयोग करना होता है। ठीक है, पहले काफी समय पहले तक तो अपन ऋणात्मक उत्प्रेरक का नाम ले लेते थे कि भाई ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब है जो दर को घटाएगा, लेकिन अब एनसीईआरटी भी जो है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक से अच्छा इनहिबिटर का यानी अवरोधक का प्रयोग करती है। तो दो ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जो अवरोधक होते हैं ये अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, कैसे घटाएंगे, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा के। उत्प्रेरक क्या करते थे, सक्रियण ऊर्जा को घटाते थे, तो अवरोधक क्या करेंगे, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देंगे। यानी अभिक्रिया अगर बहुत तीव्र हो रही है और उसको आपको स्टडी करना है, उसका अध्ययन करना है, तो अवरोधक मिला के उसकी गति को कम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें उदाहरण जो है, उदाहरण याद ही रखने हैं बस आपको। ठीक है, Na2SO3 का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो C2H5OH मिलाते हैं अवरोधक के रूप में। इसी तरह से आपका जो बेंजल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो डाइफेलेनामिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये विक्टन की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे H3PO3 है, ग्लिसरॉल, एसिटामाइड है, ये H2O2 के विक्टन की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देंगे। ठीक है, इसके अलावा रहता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ रहते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर दें या फिर उसकी सक्रियता को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, जैसे वर्धक जो होते थे वो क्या करते थे, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते थे। ठीक है, उसे काम बढ़िया करने के लिए बोलते थे। जबकि उत्प्रेरक विष क्या होगा, ये उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों को, खुद तो काम करते नहीं है, दूसरों को भी काम नहीं करने देते, तो ये उसी प्रकार के हैं। ठीक है, तो जो कैटालिटिक पॉइजन या उत्प्रेरक विष होते हैं, इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक काम नहीं करता अच्छे से, यानी उसकी सक्रियता क्या होती है, कम हो जाती है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी सक्रियता बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे हेबर प्रोसेस विधि में अमोनिया के लिए हाइड्रोजन में कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S गैस Fe उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करती है। तो Fe तो उत्प्रेरक है, अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S गैस आ गई तो ये Fe को कार्य नहीं करने देगी। जबकि MO क्या कर रहा था, MO कर रहा था कि Fe को कार्य करने की क्षमता को बढ़ा रहा था। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से जो संपर्क विधि होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, जिससे H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं अपन। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना कि H2SO4 के निर्माण में AS2H3 प्लेटिनम एस्बेस्टोस के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। यानी AS2H3 वहां पर AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड वहां अगर आपने ले लिया, विधि में गलती से आ गया मान लिया, तो ये उत्प्रेरक को कार्य नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पे याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उत्पाद जो है वो खुद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाता है।
ठीक है, जैसे उत्पाद है, उत्पाद बना, और वो जैसे ही उत्पाद बना वो खुद क्या करेगा, अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। तो इनको बोला जाता है स्वतः उत्प्रेरक। इसके उदाहरण दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है एस्टर का जल अपघटन, ठीक है। तो इसमें एसिटिक अम्ल बनता है, और आपको पता है कि अम्ल जो रहता है वो अम्लीय उत्प्रेरक जल अपघटन भी कर सकता है। तो जो उत्पाद बना एसिटिक अम्ल, वो खुद ही उत्प्रेरण का कार्य आगे चालू कर देगा। इसके अलावा जो अगला उदाहरण है, ये अपने को ध्यान रखना है, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। KMnO4 और ऑक्जेलेट जो है, ऑक्जेलिक अम्ल है, इनकी जो अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया, इसमें जो MnSO4 या Mn2 प्लस जो बनता है वो अभिक्रिया के लिए स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो स्वतः उत्प्रेरक जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, पहले तो स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो रहेगी क्योंकि उत्पाद बनना चालू ही नहीं हुआ। तो जैसे ही थोड़ा सा उत्पाद बन जाएगा, वो उत्प्रेरण का कार्य करके क्या करेगा, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा। ठीक है, ये पढ़ा भी होगा शायद आपने ये वाली अभिक्रिया तो इनऑर्गेनिक में, MnSO4 वाली। अगला होता है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक में क्या होता है, दो अभिक्रियाओं को एक साथ कराया जाता है। तो कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो अकेले नहीं हो पा रही होती हैं ढंग से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो अभिक्रियाओं को एक साथ करते हैं। तो एक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं प्रेरित यानी इंड्यूस्ड उत्प्रेरण। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया अन्य रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है, तो इन्हें प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे सोडियम आर्सेनाइड का विलयन वायु से ऑक्सीकृत नहीं होता। सोडियम आर्सेनाइड जो ये है, ठीक है, AS2S3 Na3ASO3, ये जो है ये अभिक्रिया ऑक्सीजन से नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर Na2SO3 और Na3ASO3 इनको समान, मतलब दोनों को एक साथ अगर ऑक्सीकृत करें तो अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन Na2SO3 और सोडियम आर्सेनाइड के मिश्रण में वायु प्रवाहित करते हैं तो दोनों एक साथ ऑक्सीकृत होते हैं। इसका मतलब सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण जो है, ये सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो केवल सोडियम आर्सेनाइड तो ऑक्सीकृत नहीं हो रहा था, लेकिन सोडियम सल्फाइड के साथ अगर इसे ऑक्सीकृत करा जाए तो अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। तो एक अभिक्रिया ने दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का कार्य किया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरकों के कुछ गुण हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। जैसे उत्प्रेरक द्रव्यमान या रासायनिक संगठन में अपरिवर्तित रहेगा, यानी उत्प्रेरक के मात्रा इत्यादि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भौतिक अवस्था बदल सकती है। उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही अभिक्रिया के लिए सफिशिएंट रहती है। उत्प्रेरक बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो अभिक्रिया के बाद बच जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया को की दर को बढ़ाएंगे, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती तो ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक डाल दोगे तो वो होने लग जाएगी, यानी अस्वतः अभिक्रिया को स्वतः नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो सकता है कि अभिक्रिया इतनी धीमी हो रही है, इतनी धीमी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि अभिक्रिया हो ही नहीं रही। तो कहने का मतलब है जो दर है उसको बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया संभव ही नहीं है उसको कर देंगे। ठीक है, ठोस उत्प्रेरक अधिक प्रभावी। अगर मान लिया कोई ठोस उत्प्रेरक है, विषमांगी है, तो उसके लिए हम चूर्ण रूप में उसका प्रयोग में लेते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में लेते हैं, ताकि पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है, साधारणतः उत्प्रेरक उत्पादों की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक डालने से आपके उत्पादों की प्रकृति क्या हो जाए, बदल जाए। सामान्यतः उत्पाद जो रहेंगे उनकी प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उत्प्रेरक सामान्यतः प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, यानी विशेष अभिक्रियाओं के लिए विशेष उत्प्रेरक ही प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, ये भी पता है कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम करता है, तो इससे जो दर नियतांक है वो बदल जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया की क्रियाविधि में भाग लेकर एक ऐसा पथ अभिक्रिया के लिए दर्शाते हैं जिसमें सक्रियण ऊर्जा क्या हो, कम लग रही हो। ठीक है, ये डेल्टा H, डेल्टा G और डेल्टा S इत्यादि पर प्रभाव नहीं डालते। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी हमने देखा है, डेल्टा H है, डेल्टा G है, डेल्टा S है, ये सब क्या होते हैं, ये पथ पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के हिसाब से समान बने रहते हैं। ठीक है, अवस्था फलन होते हैं। ठीक साम्य अवस्था को उत्प्रेरण प्रभावी नहीं करता, ये हमें पता है, ऑलरेडी देखा था।
अब उत्प्रेरण के सिद्धांत, उत्प्रेरण कार्य कैसे करता है इसके बारे में दो मुख्य सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, पहला सिद्धांत सामान्यता जो समांगी उत्प्रेरक रहते हैं उनके लिए दिया गया था। तो इसमें क्या रहता है, इसमें ये बताया गया था कि जो समांगी उत्प्रेरक रहता है वो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया की क्रियाविधि को बदल देता है, और उस क्रियाविधि को इस प्रकार से बदलता है कि एक मध्यवर्ती का निर्माण करेगा, यानी क्रियाविधि को बदलेगा तो मध्यवर्ती का निर्माण करेगा, और उस मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा रहती है वो सामान्य स्थिति से कम आवश्यक होती है। कहने का मतलब इसका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, जैसे सामान्य स्थिति में अगर बनाए तो ये तो बन गया सामान्य ग्राफ उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, लेकिन अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाए और मध्यवर्ती बन रहा है, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होता है, इस तरह का मिलेगा। यानी जो ब्लैक कलर से नजर आ रहा है वो तब है जब उत्प्रेरक की क्या है, उपस्थिति है। तो उसने मध्यवर्ती बना दिया, ये जो बिंदु है, ठीक है, जो नीचे जाके फिर वापस उठ रहा है, ये मध्यवर्ती की स्थिति बताता है। ठीक, तो मध्यवर्ती के निर्माण के द्वारा इसने क्रियाविधि को इस तरीके से बदला है कि आवश्यक ऊर्जा यानी जो सक्रियण ऊर्जा है वो हमें कम आवश्यकता पड़ रही है और अभिक्रिया की दर को बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे SO3 वाली अभिक्रिया थी, SO3 और O2 से क्या बन रहा था, SO2 और O2 से SO3 का निर्माण था, और इसमें NO उत्प्रेरक की तरफ कार्य में लिया था। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण में था। तो इसमें क्या करता है, NO पहले O2 से अभिक्रिया करके NO2 बनाता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा है वो तुलनात्मक रूप से कम होगी बहुत, और फिर NO2 SO2 से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, अंतिम उत्पाद बना देता है, और NO जो उत्प्रेरक था वो अभिक्रिया के बाद दोबारा से निर्मित हो जाता है। तो इसने मध्यवर्ती के निर्माण के द्वारा सक्रियण ऊर्जा को क्या किया है, कम किया है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ही बदल दिया अभिक्रिया का एक तरह से। दूसरे होता है अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है, पहला तो हो गया मध्यवर्ती सिद्धांत, दूसरा होगा अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत जो रहता है ये मुख्यतः विषमांगी उत्प्रेरक के लिए देखते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक भी जनरली वो जिसमें ठोस अवस्था में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि जैसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है एल्कीन की, तो उसमें निकल प्लेटिनम या पैलेडियम का प्रयोग करते हैं, सुना है ना, निकेल है, प्लेटिनम है इत्यादि, इनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें अधिशोषण का सिद्धांत काम में चलता है। होता क्या है, ध्यान से देखें, यहाँ जो नजर आ रहा है डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको ये जो ब्रैक नजर आ रहे हैं ए और बी तो क्या है अभिकर्मक, उसके अलावा जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, उत्प्रेरक की सतह है। तो उत्प्रेरक की सतह पे जो बाहर वाली सतह के कण रहते हैं उनमें मुक्त संयोजकताएं रहती है, क्योंकि उनके बल क्या है, पूरी तरह से संतुलित नहीं रहते। ठीक है, तो इसकी सतह पर क्या होगा, अधिशोषण होगा अभिकारकों का। तो ए और बी का क्या हो गया, अधिशोषण हो गया, पहला पद रहता है अधिशोषण। ठीक है, फिर उस अधिशोषण के बाद ए और बी क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए उसके बाद उत्पाद का निर्माण हो गया, ये देखिए पहले तो अधिशोषण हुआ फिर उत्पाद बना, यानी ए और बी के बीच में बंध बन गया है। ठीक है, और फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली जो ए और बी उत्पाद बन गया ये उत्पाद अलग हो जाएंगे, यानी विशोषित हो जाएंगे, और जो उत्प्रेरक है उसकी सतह क्या हो जाती है, वापस से अलग हो जाएगी, और उस सतह पर दोबारा से दूसरा ए और दूसरा बी आकर जुड़ जाएगा, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। यानी इसमें जो अभिक्रिया होगी वो सतह पर हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो इसमें यही होता है, जैसे एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में प्लेटिनम की सतह पर एल्कीन का अधिशोषण होता है पहले। ठीक है, पहले अधिशोषण हो गया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कण टकराता है इस सतह से। जब हाइड्रोजन का कण टकराएगा तो इसमें बंध वियोजन और बंध निर्माण दोनों प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है, यानी एल्कीन का पुराना पाई बंध धीरे धीरे टूटने लगता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बंध धीरे धीरे बनने लगते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनती है, एक सक्रिय संकुल बनता है, जो ऊर्जा में क्या रहता है, सबसे ऊपर रहता है, सक्रिय संकुल बनेगा। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी और पूरी तरह से पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी एल्केन बन जाता है। ये सब सतह पर ही हो रहा है। जैसे ही एल्केन बनता है, जो
प्लेटिनम की सतह है वो इसे त्याग देती है, यानी एल्केन बनकर अलग हो जाता है, और दूसरा एल्कीन का अभिकारक अणु अब इस सतह पर आकर चिपकेगा। दोबारा से हाइड्रोजन की टक्कर होगी, दोबारा से बंध निर्माण और बंध टूटने की प्रक्रिया चलेगी, उत्पाद बनेगा, फिर उत्पाद अलग हो जाएगा, फिर तीसरा एल्कीन का अणु आके टकराए चिपकेगा, ठीक है, अधिशोषित होगा। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, कुल मिलाकर एक तो सक्रियण ऊर्जा में कमी आती है, वो तो हर उत्प्रेरक में आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अधिशोषण जब होता है तो उस अधिशोषण के दौरान कुछ ऊर्जा निष्कासित होती है, ठीक है, अधिशोषण एक्सोथर्मिक होते हैं, तो कुछ ऊर्जा निष्कासित होगी, और ये जो निष्कासित ऊर्जा है, इसी ऊर्जा का प्रयोग अणु जो हैं, अभिकारक अणु जो हैं, वो सक्रियण ऊर्जा को थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट करने में प्रयोग में ले लेते, ठीक है। तो जो ऊर्जा की आवश्यकता थी वो थोड़ी बहुत आवश्यकता निष्कासित ऊर्जा जो अधिशोषण के कारण हो रही है उसी से थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाती है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, एडिशनल क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, ठीक है। ये सारे वही पद दे रखे हैं कि अभिकर्मक के अणु जो हैं ये उत्प्रेरक की सतह पर जहां अधिशोषण होना है उनके आसपास आ जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगी, सतह पर अधिशोषण हो जाएगा, यानी सांद्रता जो है कणों की सतह पर बढ़ जाती है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी के कारण जो ऊर्जा निष्कासित होती है वही अभिक्रिया को आगे चलाने में काम आ जाएगी ऊर्जा। अभिकारक के अधिशोषित अणु ठोस की सतह पर क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, बंध जाते हैं, ठीक है। अभिकर्मक परमाणु के मध्य बने बंध, ठीक है, जो पहले के बंध थे, पहले ही अभिकारकों के जो बंध थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, और जो नए वाले बंध हैं ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बनने लगते हैं, ठीक है। तो पुराने बंध टूटने लगते हैं और नए बंधों का निर्माण होने लगता है, और हमें क्या मिलता है, सक्रिय संकुल मिलेगा, ठीक है, सक्रिय संकुल मिलेगा। और ये सक्रिय संकुल धीरे धीरे किस में बदलेगा, उत्पाद में बदलेगा, ठीक है। और उत्पाद जैसे ही बनेगा ये सतह को छोड़कर अलग हो जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, अणु मिल जाएगा, यानी उत्पाद अलग मिल जाएगा, और उत्प्रेरक वापस से अब दूसरी अभिक्रिया यानी दूसरे अणु की अभिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे एल्कीन वाला था, तो पहले तो एल्कीन का अधिशोषण होगा, ठीक है, फिर दूसरे पद में ये जो ये है ये सतह बना रहा हूं मैं, एल्कीन का अधिशोषण हो गया, फिर इस एल्कीन के पास कौन आएगा, हाइड्रोजन का कण आएगा जो टकराएगा इससे, फिर अब पुराने बंध टूटने लगेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। तो देखिए ये पुराना पाई बंध टूट रहा है, ये नया बंध हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ नया बंध बन रहा है, और ये हाइड्रोजन का पुराना बंध टूट रहा है, ठीक है। ये मिल गया सक्रियत संकुल। सक्रियत संकुल के बाद हमें पूरी तरह से उत्पाद मिल जाएगा, इस तरह से अभिक्रिया पूर्ण हो गई, ये उत्पाद मिल गया, एल्केन मिल गया, और उसके बाद ये एल्केन अलग हो जाएगा और सतह अलग हो जाएगी। कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। तो पहले अधिशोषण हुआ, जो अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया में पुराने बंध टूटे, नए बंध बने, उत्पाद बना, उत्पाद पृथक हुआ, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ये दो सिद्धांत दिए जाते हैं। इसके अलावा ये अब कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों में दे रखा है, एक्चुअली ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपकी कुछ फेमस रिएक्शंस हैं जिनके उत्प्रेरक और उनमें जो वर्धक होते हैं ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादातर तो आपकी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है जो याद ही रखनी है आपको, जैसे KClO3 से ऑक्सीजन का निर्माण, ठीक है, आपका अमोनिया की हेबर विधि हो गई, NH3 से HNO3 का ओसवाल्ड विधि है, ठीक है, क्या बोलते हैं, चैम्बर विधि हो गई H2SO4 की, ठीक है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, संपर्क विधि हो गई, डेकॉन विधि हो गई, बॉस प्रोसेस हो गया। तो ये साधारण जो भी अभिक्रियाएं हैं ये ज्यादातर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फेमस रिएक्शंस है, ठीक है। तो इनमें जो जो उत्प्रेरक होते हैं उन सब का हमें क्या करना है, प्रयोग याद रखना है, ठीक है। इनमें से ये जो है हाइड्रोकार्बन का भंजन, ठीक है, इसके लिए जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। जियोलाइट जो रहते हैं ये एक विशेष क्या रहते हैं, उत्प्रेरक रहते हैं, ठीक है। जियोलाइट क्या रहते हैं, विशेष तरीके के उत्प्रेरक हैं जो कि आकार के आधार पर अभिकारकों का चयन करते हैं,
यानी जियोलाइट्स को अपन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। शेप सेलेक्टिव क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुने। पहली चीज तो जियोलाइट होते क्या है, जियोलाइट बेसिकली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, सिलिकेट्स ही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स कहा जाता है, यानी जो सिलिका का जालक है उसमें कहीं कहीं एल्यूमिनियम रहता है सिलिकॉन की जगह। तो ये उत्प्रेरक जिनकी क्रियाशीलता रंध्रीय संरचना होती है इनकी, ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। हमें पता है सिलिकेट्स का एक जालक होता है, तो जियोलाइट्स के भी जालक होते हैं, लेकिन खास बात है कि इनका जो जालक होता है उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होती है, ठीक है। और ये मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचना है इसकी आंतरिक सतह पर अभिक्रियाएं चलती हैं, ठीक है, तो एक तरह से सतह देते हैं ये अभिक्रिया करने के लिए। लेकिन इन्हें शेप सेलेक्टिव या आकार चयनात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर क्रियाकारक का कण इस रंध्र में, यानी ये जो ओर है छिद्र में, इसमें बैठकर अभिक्रिया कर सकता है, उसका आकार इसके अंदर आ जाएगा तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्रियाकारक का कण का आकार और रंध्र के आकार, ठीक है, इसमें बहुत अंतर है, रंध्र छोटा है, क्रियाकारक का कण बड़ा है, तो फिर वो उत्प्रेरक की तरह यहाँ पर कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभिक्रियाकारक के कण को इस रंध्र के अंदर बैठकर अभिक्रिया करनी है कुल मिलाकर। तो रंध्र में अगर उसका आकार फिट हो जाता है तो जियोलाइट उत्प्रेरक बन जाएगा, अन्यथा जियोलाइट उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए इसे आकार चयनात्मक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जियोलाइट 3D सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, जियोलाइट्स को सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, जल मृदु कारक, धनायनी प्रतिकारक, ये इसमें भी प्रयोग होते हैं, जो जल की जो हार्डनेस हटाते हैं ना, जल के क्या बोलते हैं, जल की कठोरता हटाते हैं, ठीक है, तो उसमें आयन एक्सचेंजर के रूप में प्रयोग में लेते हैं इसको, ठीक है। जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में काम लेने से पहले इसे गर्म किया जाता है, निर्वात में गर्म करते हैं, तो इसमें क्या है, जो जल के अणु बैठे हुए हैं अंदर वो सब हट जाते हैं, तो इसमें जो पोर्स हैं यानी रंध्र हैं और भी ज्यादा बन जाते हैं, तो जो जल के कण उन्हें पहले हटाया जाता है जियोलाइट का प्रयोग में लेने से पहले। इसमें हमें बस दो ही मुख्य बातें याद रखनी है कि ये जियोलाइट क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं, और इसमें से एल्कोहल को जब पेट्रोल में परिवर्तित करते हैं तो एक जियोलाइट होता है ZSM, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हमें ध्यान रखना है कि अल्कोहल का जब पेट्रोल में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें ZSM5 का जियोलाइट नाम का प्रयोग किया जाता है। ये जो रंध्र के आकार होते हैं उनके आकार के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली याद रखना है ZSM5। इसके अलावा एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण ये आपने तो खैर बायो के विद्यार्थी हो आप सब, आपको एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। एंजाइम जो रहते हैं क्या रहते हैं, ये एंजाइम रहते हैं आपके जटिल, एक तरह से कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन रहती है, तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। और खास बात ये है कि ये एक्चुअल में क्या रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। और मुख्य बात यह है कि जो एंजाइम है इन्हें अपन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जैव उत्प्रेरक, ठीक है। तो एंजाइम का कार्य क्या रहता है कि शरीर में होने वाली विभिन्न बायोलॉजिकल रिएक्शंस में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। और खास बात ये होती है कि जो अभिक्रिया के लिए एंजाइम का प्रयोग करते हैं वो निश्चित होता है, यानी एक एंजाइम किसी एक ही प्रकार की अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित, और सामान्यतः एक अभिक्रिया के लिए एक ही प्रकार का एंजाइम प्रयोग में लिया जा सकता है, कोई अन्य एंजाइम ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। यानी बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज्यादा विशिष्ट होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, यानी एक ही कण जो है एंजाइम का, एक ही अणु जो है वो बहुत सारी अभिक्रियाओं को संपन्न कर सकता है, ठीक है। दूसरा, अत्यंत विशिष्ट हैं, ये तो अपन ने देख ही लिया, और अपन को पता है कि एंजाइम के लिए काम करने के लिए एक विशेष ताप चाहिए होता है, जिस ताप के अंतर्गत ये बहुत आसानी से वो करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा, इनका पीएच भी ज्यादा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी हर एक उत्प्रेरक जो रहता है उसके काम करने के लिए, एंजाइम के काम करने के लिए एक विशेष ताप की स्थिति और एक विशेष पीएच की स्थिति आवश्यक होती है, ठीक है।
सक्रियक यानी जो एंजाइम है उनकी सक्रियता बढ़ाने के लिए सक्रियक के रूप में सोडियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, मैग्नीज है, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। अब जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में जो मुख्य मुख्य एंजाइम है और ये अभिक्रिया कौन सी करते हैं, इसके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्जन होता है, इंग्लिश में इन्वर्जन होता है, तो यहीं से इसका नाम हो गया इन्वर्टेज। ठीक है, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो इसके लिए जाइमेज का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मुख्य एंजाइम है जो कि बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे, तो ये एंजाइम आपको याद रखने हैं कि एंजाइम का कार्य क्या है। ठीक है, अब एंजाइम कार्य कैसे करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि एंजाइम पे ताला चाबी सिद्धांत जैसा लॉजिक लगता है। जैसे एक विशेष ताले की एक विशेष चाबी होती है, उसी तरह से एक विशेष अभिक्रिया कारक को यहाँ पे क्रियाधर बोला गया है, जैसे सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश से में दर्शाया गया है सबस्ट्रेट। ठीक है, हो सकता है बायोलॉजी में सबस्ट्रेट ही बताया हो, तो इसे सबस्ट्रेट बोलते हैं जो मुख्य क्रिया कारक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, सबस्ट्रेट की जो सतह रहती है यानी क्रियाकारक की जो सतह रहती है और जो एंजाइम की सतह है यानी उत्प्रेरक की सतह, ये एक दूसरे की क्या रहती है, विरोधी रहती है। ठीक है, एक दूसरे की, सॉरी विरोधी नहीं, काउंटर पार्ट होती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री टाइप है। जैसे ताले की सतह और चाबी की सतह निश्चित है, तो इसीलिए एक चाबी उस ताले में ही फिट हो सकती है, दूसरे ताले में फिट नहीं होती। उसी तरह से एंजाइम की सतह और उत्प्रेरक की सतह एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर संरचना दर्शाई गई है, तो ये संरचना एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी खांचे बिल्कुल एक तरह से क्या हो जाते हैं, फिट हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, एंजाइम जो है वो क्रियाकारक की सतह पर अटैच होगा। ठीक है, विशेष संरचना होने के कारण फिट हो जाएगा। जैसे ही फिट होगा अभिक्रिया चालू हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एंजाइम एक तरह से बटन का कार्य कर रहा है, वो संरचना पे जैसे ही जाके फिट होगा बटन दब जाएगा अभिक्रिया का और अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभिक्रिया जैसे ही फिट होगा तो क्या बनेगा, संकुल बनता है, ये अपना संकुल बन गया, यानी अभिक्रिया क्या हो गई, इस संकुल में प्रारंभ हो गई है। अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो उसके बाद उत्पादों का निर्माण होगा। अब जो उत्पाद बनेंगे उन उत्पादों की सतह और जो पहले अभिकारक था उसकी सतह में बहुत अंतर होता है। अब एंजाइम की जो सतह है वो अभिकारक की सतह के क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री थी। ठीक है, लेकिन अब अगर उत्पाद बन गया तो उत्पाद की सतह बिल्कुल अलग है, सतह के अणुओं की जो संरचना है वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए एंजाइम अब उत्प्रेरक जो था वो उत्पाद पर चिपका हुआ नहीं रह सकता, वो केवल किस पे सेट हो सकता था, क्रियाकारक पे। तो जैसे ही उत्पाद बना सतह की संरचनाएं बदली और एंजाइम को इस सतह को अब छोड़ना पड़ जाता है, तो एंजाइम का कण अलग हो जाता है और उत्पाद अलग हो जाता है। ये एंजाइम अब घूमता फिरता दूसरे क्रियाकारक कण के पास जाएगा, उसके पास अटैच होगा, अभिक्रिया चालू होगी और जैसे उत्पाद बनेगा फिर सतह को छोड़ के अलग हो जाएगा, और यही प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंजाइम उत्प्रेरक। अवरोधक व उत्प्रेरक विषय में अंतर क्या है, ध्यान से देखें। अवरोधक तो स्वयं अभिक्रिया को दर को कम करता है, जबकि उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करता है। ठीक है, डी ब्लॉक की धातुएं बहुत अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल जो है वो क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, फ्री वैलेंसीज रहती हैं, फ्री वैलेंसीज के कारण ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, गोल्डन पॉइंट्स हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ ओवर। ठीक है, अब आप मॉड्यूल तो आप सब लोगों के पास है, मॉड्यूल मॉड्यूल है ना सबके पास, बताइए जल्दी बेटा, सबके पास मॉड्यूल है ना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन। चलिए फटाफट से एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक, तो बहुत आसान है प्रश्न, जिन्होंने एक्सरसाइज 2 नहीं की है फटाफट से सॉल्व कर लें, अभी क्लास में ही सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास समय है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 यही हो जाएगी, बहुत आसान है।
सॉल्व करें एक्सरसाइज 2 के पहला क्वेश्चन हल करें। मैं जब तक ये जो स्लाइड है इसमें एक स्लाइड जोड़ लेता हूं जिस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, ठीक है। हल करें फटाफट से एक्सरसाइज 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 तो आसान है, मक्खन किसका उदाहरण है? जल, तेल, पायस का। एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन, एक्स अधिशोषक की मात्रा है, एम अधिशोषक की मात्रा है, तो कौन सा संबंध सही नहीं है? बेटा फोर्थ गलत है। फोर्थ रॉन्ग क्यों है? ध्यान से देखें। फोर्थ में बोल रहा है एक्स बाय एम बराबर पी गुणा टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखें, इसका मतलब ये है कि अगर पी नियत कर दें, रॉन्ग क्यों है देखिए, पी नियत कर दिया तो इसका मतलब ये है ताप बढ़ाने से एक्स बाय एम बढ़ेगा। इसका मतलब तो यही है ना कि अगर P को नियत कर देते हैं तो इसका मतलब ये आ रहा है कि ताप बढ़ाने से एक्स वाई एम बढ़ेगा, जो कि गलत है, क्योंकि ताप बढ़ाने से तो एक्स वाई एम क्या होता है बेटा? घटता है। तो इसीलिए चौथा ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। बाकी सारे तो सही है। एक्स बाय एम जो है एफ पी है। एफ पी का मतलब है दाब पर निर्भरता और एफ टी का मतलब है ताप पर निर्भरता, ठीक है। तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो स्थिर ताप पर एक्स बाय एम दाब पर निर्भर करता है, सही है। ताप अगर निश्चित कर दें तो एक्स बाय एम का मान दाब पे परिवर्तित होता है। दूसरा, पी नियत कर दें यानी दाब नियत कर दें तो एक्स बटा एम का मान ताप पे निर्भर करता है, तो दूसरा भी सही है, ठीक है। फिर ये है कि अगर एक्स बाय एम स्थिर कर दें तो पी और ताप हमें पता है, पीवी बराबर एनआरटी से देख लो। एक्स बाय एम को अगर नियत रखेंगे तो पी और ताप ताप और दाब जो है वो एक दूसरे से परिवर्तित होंगे, बदलेंगे। आप ताप बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो दाब घटेगा। तीसरा भी सही है, केवल चौथा है जो चौथे में ये गड़बड़ हो रही है बेटा। ये देखिए, खुद सोचिए, अगर चौथे को लॉजिक लगाकर आप देखेंगे तो खुद गलत नजर आ जाएगा वो। अगर दाब नियत कर दें और ताप बढ़ा दें तो एक्स बाय एम तो बढ़ रहा है, जबकि हमें पता है ताप बढ़ाने से एक्स बटा एम क्या होता है? घटता है। तो इसलिए चौथा गलत है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड सही है। फ्रेंडलिक जो है इसमें 1/n का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। सामान्यतः आपके स्लाइड में भी था ये फ्रेंडलिक जो आइसोथर्म था, मॉड्यूल में अगर देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर ये है 163 पे। एन का मान एक से बड़ा या एक से छोटा, एक से बड़ा रहेगा सामान्यतः एन का मान। तो 1/n का मान ये भी लिखा हुआ है उसके नीचे, 1/n का मान 0 से 1 के बीच में रहता है सामान्यतः, ठीक है। ज्यादातर 0.1 से 0.5 के बीच में मिलता है 1/n का मान। ये तीसरा है। चौथा, एंजाइम उत्प्रेरण। चौथे में तो किसी को दिक्कत नहीं है, मैं पूछता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 और 4th में क्या अंतर है? किसने पूछा है ये? दिलीप कुमार। बेटा सेकंड में बस ये बोल रहा है कि ताप पर निर्भरता है,
एफ टी का मतलब ताप पे निर्भरता है, बढ़ेगा या घटेगा ये नहीं बताता वो। ठीक है, एफ टी बोल दिया, इसका मतलब ताप पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है ये नहीं बोला उसने। ठीक है, जबकि चौथे में तो ये बोल रहा है कि भाई ताप के समानुपाती एक्स बटा एम का मान, तो वो तो गड़बड़ है ना। एक्स बटा एम ताप बढ़ाने पर बढ़ता थोड़ी है, घटता है, ये गड़बड़ है। सेकंड में तो बस ये बोला है एफ टी का मतलब ये नहीं है कि बढ़ाने से बढ़ेगा। एफ टी का मतलब ये है कि वो ताप पर निर्भर करता है बस। ठीक है, ये है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में अंतर। पांचों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? पांचों क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको टाइप कर देना है ना, जब मैं पूछूं तो उस क्वेश्चन पे बता देना। सिक्स्थ क्वेश्चन में नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन में किस किस को डाउट है? सेवेंथ क्वेश्चन में हाँ, कुछ बच्चों को है सेवेंथ में। चलो सेवेंथ देख लेते हैं। स्वतः देखिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये होता है, जिसको सातवें में दिक्कत है देख लेंगे। डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है, डेल्टा एस का मान ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये मान तो हो गया नेगेटिव, और ये पूरा का पूरा माइनस चिन्ह के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल्टा एस ऋणात्मक है और डेल्टा एस भी ऋणात्मक होता है, तो माइनस टी डेल्टा एस के कारण, माइनस चिन्ह के कारण ये पॉजिटिव। आप खुद सोचिए कि अगर मुझे डेल्टा जी ऋणात्मक चाहिए, ठीक है, डेल्टा जी ऋणात्मक चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा एच का मान जो है ये टी डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, पहला मान ऋणात्मक है, दूसरा माइनस के कारण पॉजिटिव हो गया, तो पहला मान ज्यादा होना चाहिए, तब जाके कुल मिला के आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा एस ऋणात्मक है, इसीलिए डेल्टा एच का मान उच्च ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा एच का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव आता चला जाएगा। ठीक है, डेल्टा एस धनात्मक होता ही नहीं है बेटा सातवें में। डेल्टा एस धनात्मक होता ही नहीं है ना, तो गलत हो गया ना वो तो। सातवें में थर्ड ऑप्शन तो गलत है ना, डेल्टा एस धनात्मक होता ही नहीं है, डेल्टा एस तो ऋणात्मक होता है। आठवें क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? आठवां क्वेश्चन, एट्थ, नाइन्थ में, नवा क्वेश्चन देख लीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनको। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां, 10th क्वेश्चन। आर्सेनिक सल्फाइड जो है ये नेगेटिव सोल होता है। सल्फाइड जितने भी हैं नेगेटिव सोल होते हैं, और नेगेटिव को स्कंदित करना है। स्कंदित करने के लिए क्या देखना है, पॉजिटिव आयन देखना है। स्कंदित करने के लिए पॉजिटिव आयन को चेक करना है आपको। ठीक है, ठीक, लेकिन हमें इसकी जरूरत यहां पर नहीं पड़ पा रही, क्यों? क्योंकि नीचे सभी का मान ही दे दिया है। ठीक है, स्कंदन मान दे दिया, तो हमें पता है स्कंदन मान जो रहता है, अगर स्कंदन मान नहीं दिया जाता तब अपन देखते हैं। स्कंदन मान जो है ये स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रम होता है। अच्छे से लिख देता हूँ, राइटिंग बिगड़ गई। स्कंदन क्षमता घटती है अगर स्कंदन मान बढ़ता है। ठीक है, ये उत्क्रम व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखना है अपने को, सबसे ज्यादा, सबसे कम स्कंदन मान किसका, MgSO4 का, तो सबसे ज्यादा MgSO4 की। ठीक है, फिर रहेगा BaCl2 यानी सेकंड, और फिर रहेगा NaCl यानी फर्स्ट। ये स्कंदन क्षमता का क्रम आ गया, क्योंकि स्कंदन मान का क्या करना है, उल्टा देखना है, बस आपको क्रम देखना है।
11वें क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? 11वां क्वेश्चन, कौन से अणु पर आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है? कौन से गुण पर स्कंदन क्षमता निर्भर करती है? परिमाण पर और आवेश के चिन्ह दोनों पर। बेटा परिमाण पर तो निर्भर करती ही है, चिन्ह पर भी तो निर्भर करेगी भाई। अगर आपको धनात्मक सोल को स्कंदित करना है तो आप धनात्मक आयन थोड़ी देखोगे, आप क्या देखोगे? ऋणात्मक देखोगे ना। तो पहली चीज तो आप क्या देखोगे? ऋणात्मक देखोगे। फिर उसके बाद उसके आवेश की मात्रा देखोगे। तो दोनों पे ही तो निर्भर कर रही है, एक तो परिमाण पर भी निर्भर कर रही है और दूसरा इस बात पे भी तो निर्भर करेगी कि जिसकी क्षमता देख रहे हो उसका चिन्ह क्या है। ठीक है, तो चिन्ह और क्षमता दोनों पर निर्भर कर रही है, नंबर नहीं। केवल आयन के आवेश देखना होता है बेटा, नंबर नहीं देखते। कितने आयन आ रहे हैं वो नहीं देखना, कौन सा आयन आ रहा है, उसका चिन्ह क्या है और उसका आवेश क्या है, ये दो चीजें देखी जाती हैं। 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? बारवा, एजीआई का ऋणात्मक सोल बनाना है, ध्यान से देखना। एजीआई का ऋणात्मक सोल, इसका मतलब आई माइनस आधिक्य में होना चाहिए। लिया जाना चाहिए, तभी तो जो आधिक्य में रहता है उसी का अधिशोषण होता है। ठीक है, आधिक्य में होना चाहिए, यानी के आई की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ये चेक करना है कि के आई किस में अधिक है। ठीक है, के आई के मोल। ठीक, बस ये चेक कर लीजिए के आई के मोल किस में है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो मिली मोल निकालते हैं, एम गुणा वी से, एम इंटू वी से निकाल रहा हूं। तो AgNO3 कितना निकलेगा एम इंटू वी से? 50 गुणा 1 यानी 50, और के आई निकलेगा 1.5 इंटू 50 यानी 75, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ सकता है। सेकेंड, AgNO3 ये है 1 गुणा 50 यानी 50, और के आई एम इंटू वी से निकाल रहे हैं 2 गुणा 50 यानी 100, ये भी आ सकता है। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है बेटा इसके आंसर में। तीसरा, AgNO3, AgNO3 2 गुणा 50 यानी कितना आ गया? 100, और के आई आ गया 1.5 गुणा 50 यानी 75। के आई कम है, ये नहीं हो सकता। इसी तरह से चौथा चेक करेंगे, AgNO3 ये 0.1 गुणा 50 यानी 5, और के आई आ गया 0.1 गुणा 50 यानी 5, ये भी नहीं हो सकता, मात्रा बराबर है। ठीक है, आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे बेटा 12वें में। 12वें में फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 3 और कर लीजिए फटाफट से, एक्सरसाइज 3 और कर लें। थर्टीन, ये 13 किसने पूछा है? 13 अभी तो बताया था बेटा, एक्सरसाइज 2 का 13 अभी तो बताया था कि 0.1 से 0.3 के 0.5 के बीच में रहता है। वह क्वेश्चन नंबर 3 जब बताया था तभी मैंने बताया था कि 1/n का मान 0.1 से 0.5 के बीच में रहता है जनरली। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 करें। क्वेश्चन नंबर, चलिए एक्सरसाइज 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में
फ्रेंडलिक आइसोथर्म में क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था ना, 3 अलग अलग हिस्से करे थे ग्राफ के। पहले तो जब मान बहुत कम होता है दाब का तो समानुपाती आ रहा था, थोड़ा मध्यवर्ती दाब होता है तब 1/n आता है, और जब बहुत ज्यादा होता है तो p की घात 0 भी आ जाती है। यानी जो समीकरण है उससे तीनों परिस्थितियां बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा पहले वाले में। वो अलग अलग केस बना दिए उसने। ठीक है, अलग अलग केस बना दिए हैं। सामान्यता तो 1/n रहता है, लेकिन n का मान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान अगर उच्च क्षेत्र में जाओगे तो 0। ठीक है, 1/n की जगह क्या आ जाता है, 0 हो जाता है, और जब बहुत निम्न क्षेत्र में आओगे दाब के तो n का मान 1 भी हो जाता है। ठीक है, पेज नंबर लिखा हुआ है बेटा, पेज नंबर 163 पर है ये, पेज नंबर 163 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत? 2। क्वेश्चन नंबर 3, कोहरा उदाहरण हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसको क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत है? 4 में किस किस को दिक्कत है? नंदिनी, नंदिनी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है क्या? बेटा आर्सेनिक सल्फाइड अभी बताया था, आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो ऋणात्मक सोल होता है, तो उसके लिए धनायन की क्षमता देखनी है। क्षमता का क्रम पूछा है, हार्डी शुल्जे का नियम क्या बोलता है, आवेश ज्यादा तो क्षमता ज्यादा। यानी एल्यूमिनियम 3+ का आवेश ज्यादा है तो क्षमता सबसे ज्यादा। फिर Ba2+, आवेश थोड़ा कम और सबसे कम Na+। हार्डी शुल्जे का नियम लगाना है। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा नंदिनी, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो? सेकंड आंसर रहेगा फोर्थ का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ब्राउनियन गति कोलाइड की प्रकृति से स्वतंत्र होती है। ठीक है, कोलाइड की प्रकृति से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, आकार पे। आकार जितना छोटा होगा कण की गति उतनी तेज रहेगी, आकार बड़ा रहेगा कण की गति कम हो जाएगी। विलयन की श्यानता है, विलयन जो है आपका डिस्पर्जन मीडियम जो है वो अगर गाढ़ा रहेगा तो आयन सॉरी क्या बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज के कण धीमे गति करेंगे, और अगर श्यानता कम है तो उनकी गति तेज हो जाएगी। भाई तरल जितना ज्यादा गाढ़ा रहेगा गति उतनी ही कम हो जाएगी ना, तो श्यानता पर निर्भर करता है। और ये गतिज गुण है, गतिज मतलब गतिशीलता के कारण ये गुण आता है अपना। तो इसमें तो ABCD चारों सही है। जो छठा है ना, सिक्स जो है इसमें चारों ऑप्शन सही है ABCD, तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ABCD करके उसे टिक लगा देना। ठीक है, छठा जो है वो आपका चारों ऑप्शन सही है, ABCD चारों सही है 6 में। सातवां, सातवें में किसी को डाउट? आठवां, आठवां पढ़िए। आठवां, प्रक्रम जो अधिशोषण की स्थल को मुक्त और सक्रिय बना दें जिससे कि अधिशोषण उन स्थलों पर मुक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं बेटा। मुक्त करना है मतलब कण को हटाना है। ठीक है, और कण को जो अधिशोषित कण है उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विशोषण कहते हैं। ठीक है, आठवीं की थोड़ी लैंग्वेज अजीब सी है, ये ध्यान रखना है। अधिशोषण जम गया है, अब उसे हटा देना है, हटाना है, तो हटाने की प्रक्रिया उसी को तो बोल रहे हैं, साइट को मुक्त करना है। मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विशोषण कहते हैं।
शोषण में तो अधिशोषण और अवशोषण दोनों होते हैं। वियोजन का मतलब टूटना है, ठीक है, हमें विशोषण पर जाना है। विशोषण का मतलब है जो अधिशोषित हो चुका है कण उसे हटाना है, वही तो पूछ रहा है। अधिशोषण की स्थल को मुक्त कर दे, यानी उसे हटा दें, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अरे ए बी सी डी छठे में बेटा, ए बी सी डी सारे सही हैं। सही कथन पूछा है। छठे में ए बी सी डी सभी सही हैं। फोर्थ ऑप्शन नहीं, फोर्थ में बी सी डी लिख रहा है, तो उसमें ए बी सी डी करके फोर्थ को सही कर लेना। नवा, नाइन्थ क्वेश्चन। सक्रिय चारकोल। नवे में सक्रिय चारकोल का मतलब बेटा ये तो याद ही रखना है, मास्क जो पहनते हैं गैस मास्क, उसमें सक्रिय चारकोल होता है, वो अधिशोषित करता है गैसों को, तो हानिकारक गैसें अंदर नहीं जा पाती शरीर में। ठीक है बेटा, कोलाइड की, छठा क्वेश्चन, कोलाइड की प्रकृति से थोड़ी फर्क पड़ेगा। गति जो है वो किसके कारण है? कणुओं अणुओं की टक्करों के कारण, ठीक है। अब कण का आकार बड़ा है तो कण धीमे गति करेगा, छोटा है तो तेजी से गति करेगा, पहली चीज। ठीक है, तो प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। और श्यानता, जो द्रव है गाढ़ा रहेगा तो कण धीमे गति करेगा, तरल रहेगा तो कण तेजी से गति करेगा, यानी श्यानता पर निर्भर करता है। दूसरा ये गतिज गुण ही तो है, गति के कारण गुणधर्म है। तो चारों सही है ना, ए बी सी डी। ठीक है दिलीप बेटा, चारों में कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी सारे सही है ब्राउनियन गति में। चलिए, अगली क्लास में एक्सरसाइज 1 करके ले आना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 और उसके क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, मुझे तो मैं उनको क्लास में देख लूंगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन सॉलिड स्टेट चालू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप क्वेश्चन भेजते आ रहे थे बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन भेजते चले मुझे। मैं हैंड आउट भेज देता हूँ इसका। ड्राइव पे भी डाल दूंगा बेटा, मैं ड्राइव पे भी भेज दूंगा। मैंने पीडीएफ भेज दी है बेटा, आज का जो हैंड आउट है वो भेज दिया है। ड्राइव पे भी मैं भेज देता हूँ।
हैंडआउट बेटा गूगल ड्राइव पे भी डाल दिया है मैंने। गूगल ड्राइव पे भी हैंडआउट डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे को भेज देना, एक्सरसाइज 1 के और बिगनर बॉक्स के दोनों के। एक्सरसाइज 1 और बिगनर बॉक्स दोनों के क्वेश्चन भेज देना। नेक्स्ट क्लास में अपन पहले क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।